हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, 2024 के लोकसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है और आज इन परिणामों के सापेक्ष हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के बारे में चर्चा करेंगे। यह चर्चा इनके निजी व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अन्य नेताओं के साथ इनके व्यवहार और अन्य नेताओं द्वारा इनके प्रति किए गए व्यवहार के परिणाम पर आधारित है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से देश की सत्ता और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई। यह सच है कि इंडिया गठबंधन की नींव डालने का काम नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी ने शुरू किया था, लेकिन कालांतर में चल करके उसको सबसे मजबूती से आगे ले जाने का काम किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश जी जब यह काम कर रहे थे, उस समय कई नेताओं ने इन पर न केवल तोहमत मढ़ी बल्कि इनको छोड़ छोड़कर चले गए। कई पार्टियों के नेता, कुछ छोटे छोटे नेता, कुछ बहुत बड़े बड़े नेता। तो आज मैं उन नेताओं पर चर्चा करूंगा कि जो लोग अखिलेश यादव की इस मुहिम में शामिल नहीं हुए, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए, चाहे वे एनडीए में जाकर चुनाव लड़े या बाहर लड़े, वे आज कहां हैं, क्या हुआ उनका। दोस्तों, इस क्रम में मैं 4 नेताओं का आज नाम लूंगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी। दूसरा, राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान मुखिया, राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी। तीसरे, सुभासपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी। और चौथे, पल्लवी पटेल जी, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की बेटी। इन 4 नेताओं पर मैं चर्चा करूंगा। इन चारों ने ही अखिलेश यादव पर कोई न कोई तोहमत मढ़कर, कोई न कोई इनके ऊपर ठीकरा फोड़कर, कोई लांछन लगाकर इनके साथ आने और चुनाव लड़ने से मना किया। दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहली बात मैं करूंगा मायावती जी की। अखिलेश यादव वो शख्स हैं जो अंदर जो है वही बाहर हैं। इनको राजनीतिक अभिनय करना नहीं आता और इस नाते ये प्रथम दृष्टया तुनक मिजाज माने जाते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि तुनक मिजाज लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। राहुल गांधी भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। इन्होंने बहुत पहले यह भांप लिया कि सपा और बसपा की जो कलह है वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। 2 व्यक्तियों की खुन्नस से 2 राजनीतिक दलों में सदा सदा के लिए खुन्नस रहे, यह ठीक नहीं है। और इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी ओर से बीएसपी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इनकी पत्नी डिंपल यादव जी ने भरे मंच पर, सार्वजनिक मंच पर मायावती जी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इन्होंने उनको बुआ कहा। परिणाम क्या हुआ? गठबंधन हुआ। सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। कुल 15 सीटें उस गठबंधन ने जीत ली। 2014 के चुनाव में सपा ने 5 सीटें जीती थी। 2019 में जब बसपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो भी सपा ने 5 ही सीट जीती। लेकिन बसपा जो 2014 के चुनाव में शून्य पर थी, वो 2019 में 10 सीटें पा गई। और अब 10 सीटें पा जाने के बाद मायावती जी ने एक तरफा एक दिन एक घोषणा कर दी कि बसपा का कैडर का वोट तो सपा को ट्रांसफर हुआ, सपा के लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। यकीन मानिए, मायावती जी की इस तरह की शब्दावली संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध दिखाई देती है। जी हां, मेरे दर्शकों में से बहुत सारे लोग मायावती जी के समर्थक हैं।
मैं स्वयं उनके अनुशासन का, लॉ एंड ऑर्डर चलाने का मुरीद हूं। लेकिन जब वो ये कहती है कि इस तरह के लोग अपना वोट बैंक शिफ्ट नहीं किए, वो अपना वोट दे नहीं पाए, मुसलमानों ने हमको वोट दिया नहीं, तो जैसे लगता है कोई ठेकेदार बात कर रहा हो कहीं किसी चीज का। क्या जनता का कोई ठेकेदार है क्या? अरे दो विचारधाराओं के लोग मिले हैं, हो सकता है कि जो दो लोग मिले हैं उनके मिलने से कुछ उन दोनों के लोग नाराज हो जाए, ना उनको वोट दें, वोट देने ही ना जाए, किसी तीसरे को वोट दे दे। यानी ये जो लांछन लगाया था मायावती जी ने, वो अपने आप में अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कथन है। यही बात वो 2024 के चुनाव परिणाम के बाद मुसलमानों के लिए कह रही हैं कि मुसलमानों को टिकट देना महंगा पड़ा हमको, इन्होंने जो है वोट नहीं दिया। यानी मुसलमानों को टिकट दे दो और उनको वोट ले लो। ये कोई सौदेबाजी है क्या? क्या आप मुसलमान को टिकट, या किसी ब्राह्मण को टिकट, या किसी दलित को टिकट, या किसी यादव को टिकट, या किसी जाटों को टिकट इसलिए दे देते हैं कि ताकि उसके पूरे समाज का वोट मिल जाए? ये सोच है, व्यवहार में होता ये है, समाज में होता ये है। लेकिन ये राजनीतिक सोच अगर है तो गलत है। अंबेडकर नामा चैनल पर प्रोफेसर रतन लाल जी ने इस कथन की परत दर परत खोली है जो मायावती जी ने अखिलेश यादव पर लांछन लगाते हुए गठबंधन तोड़ दिया था कि सपा ने अपना वोट बैंक ट्रांसफर नहीं किया। अगर वोट बैंक नहीं ट्रांसफर किया और इसी आधार पर इस बार आपने अखिलेश यादव पर लांछन मढ़ दिया कि ये हमको साथ नहीं लेना चाह रहे हैं, इन्होंने भी कह दिया कि या तो सपा रहेगी या बसपा रहेगी, क्यों नहीं कहेंगे? लांछन आपने लगाया था कि हम वोट नहीं देते। लेकिन मायावती जी का आड़ियल रवैया दिखा, जनता ने इसको देखा, मायावती जी के समर्थकों ने देखा, बसपा के समर्थकों ने देखा। आप मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखिए कि हमने कितना प्रयास किया था कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाएं। हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री पद तक का दावेदार बताया। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अलग रह करके वोट काटना है। जनता ने यह जान लिया और अखिलेश यादव ने विनम्रता दिखाई। तो जब मायावती जी इनका साथ छोड़कर हटी हैं, कहां गई? 9.36% वोट मिला है। 9.36% वोट का मतलब होता है कि बहुत सारा वोट तो प्रत्याशियों का अपना होता है। जिस जाति धर्म वर्ग का प्रत्याशी होगा अपने लोगों का वोट लेकर आता है। वो कैडर का वोट नहीं है, केवल उसमें 5% ही कैडर का वोट होगा। 6% मान लीजिए, 3-3.25% तो कोई भी पार्टी अगर 80 प्रत्याशी खड़े कर देगी तो उसको वोट मिल जाएगा। ऐसी कोई पार्टी जिसका कोई पहचान हो, कोई नाम हो, कोई चुनाव चिन्ह हो। तो ये कहना कि बसपा का जो कोर वोट वर्ग है, एक जाति विशेष का नाम लिया जाता है, उसने भी मायावती जी से पीछा छुड़ा लिया। क्योंकि एक तरफ आप चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, और तीसरी तरफ जहां आपके भतीजे आकाश आनंद ने नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया, आपने आकाश आनंद को इमेच्योर बताकर के पद से हटा दिया। वाह, आपकी निष्ठा इस संविधान के लिए नहीं थी। आपकी निष्ठा जब मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे थे बुलडोजर से तब नहीं थी। आपकी निष्ठा जब दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उनके घर जला दिए जा रहे थे, तो वहां नहीं थी। आपकी निष्ठा कहां थी कि नरेंद्र मोदी जी को हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी कैसे आलोचित कर दिया, और इस नाते आपने हटा दिया। और बात भी खुल गई बाद में। जनता ने सही पहचाना था कि भाजपाई नेता कह रहे हैं कि उनके हारने का प्रमुख कारण है बसपा का ज्यादा वोट न पाना। अगर बसपा वोट काट लेती तो हमारी सीटें निकल जाती। यानी बसपा को बीजेपी इसी रूप में देख रही थी, और बीएसपी जो कभी प्रदेश सरकार चलाने वाली पार्टी, उसने अपना ये हाल कर लिया सिर्फ इस नाते कि अखिलेश यादव के साथ नहीं जाना है। अखिलेश यादव के साथ जाने से क्या होता? अखिलेश यादव की 37 सीटें तो निकलना दूर, 37 चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलती बेचारे को। 80 सीटों में से 37 मिलती ही नहीं अगर बीएसपी साथ में आती तो। अगर जयंत चौधरी आ जाते तो 25 सीट भी नहीं मिलती। जनता ये सब देख रही थी। तो मायावती जी ने जो अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, उस पर परिणाम क्या निकला कि लगभग आधी सीटें अकेले अखिलेश यादव जीत गए हैं, और इतनी सीटें जीते हैं जितना आज तक
न तो कभी सपा जीत पाई है न बसपा जीत पाई है। कभी भी सपा अपने जिस समय चरमोत्कर्ष पर थी तब भी इतनी सीटें नहीं जीती है, और इनको हर जाति वर्ग धर्म का वोट मिला है। तमाम हमारे रिश्तेदार, नातेदार, भतीजे भतीजियां, तमाम लोगों ने वोट दिया है। बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है इनको। तो मायावती जी इनका साथ छोड़ी हैं, तो उनका परिणाम क्या हुआ आपको मैंने बता दिया। सुनने पर मायावती जी ने एक तंज कसा था कि ज्यादा कोई बैर मोल न ले, चुनाव के बाद भी जरूरत पड़ सकती है। काहे की जरूरत? विधानसभा में 1, लोकसभा में 0, तो राज्यसभा में 0। तो आपको जो ये अहंकार था वो भी कहीं किसी लायक नहीं बचा। फिर भी आप बहुत बड़ी नेता हैं मायावती जी, आपका बहुत बड़ा एक विजन है, उसको लेकर देश को नेतृत्व दीजिए। क्योंकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता, राजनीति में कोई हमेशा के लिए खारिज नहीं होता। तो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो अब तक के, खासकर लोकसभा 2024 के चुनाव परिणामों पर कर रहा हूं। आगे चलते हैं, जयंत चौधरी की बात करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी चरण सिंह के प्रपौत्र, जाटों के बहुत बड़े नेता जयंत चौधरी जी को अखिलेश यादव जी लोकसभा की 7 सीटें दे रहे थे, 7 सीट्स। लेकिन पता नहीं क्या उनको दिक्कत हुई थी कि अखिलेश यादव द्वारा राज्यसभा सीट दे दिए जाने और राज्यसभा में भेज दिए जाने के बाद भी वो आदमी चले गए एनडीए में। न तो उनको जाट बेटियों की पुकार सुनाई दी, न किसानों पर तड़तड़ाती लाठियां सुनाई दी, चले गए। सीट कितनी मिली? 2 तो जीत गए। लेकिन 7 जून 2024 का दृश्य देखिए। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है। अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर बैठाए गए, जबकि जयंत चौधरी को सामने की दूसरी लाइन में बैठा दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर इनके 2 सांसद नहीं भी हमारे साथ होंगे तो भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा जानते हैं क्यों? इनके जो 2 सांसद हैं, हम अगर सरकार में रहेंगे तो इनके मना करने पर भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि अब इनका जाटों में कोई वजूद बचा ही नहीं है। यानी जीत कर भी हार गए जयंत चौधरी, साथ आपने छोड़ा अखिलेश यादव का, आप हार गए। एक जगह कहीं नहीं सुनाई दिया अखिलेश यादव के मुंह से कि जयंत ने गद्दारी की, जयंत दगाबाज है, कुछ नहीं। जनता सब कुछ देख रही थी। और इसी नाते नेताओं ने अखिलेश को छोड़ा तो जनता ने हाथ मिला लिया। तीसरी नेत्री हैं पल्लवी पटेल जी, आसमान सिर पर उठा ली थी। राज्यसभा के सीटों के लिए जो 3 टिकट आए थे सपा की ओर से, इतना ज्यादा बवाल काट दिया। पीडीए पर नहीं चल रही है पार्टी, पीडीए पर नहीं चल रही है पार्टी, तो समानांतर पार्टी खड़ी कर लीजिए ना। और वो सारा उनका रोना धोना क्या था? सुनियोजित था। कहां है आज? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर पल्लवी पटेल हम सब की सुझाव को उस समय मान ली होती, मैंने उनको बहुत सुझाव दिया है, वीडियोज आप देखिएगा, मैंने बहुत सुझाव उनको दिया है। अगर वो बात मान ली होती तो आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जैसे तस्वीर साथ में छप रही है, वैसे ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी और पल्लवी पटेल छप जाती। कोई ये मानता ही नहीं कि उनके जरिए कितना वोट मिला। लोग यही मानते कि नहीं, साथ में रहने से ही लोग जीते हैं, और जीतते भी शायद 1-2 सीट कुछ और अधिक निकल जाती। और अगले हैं ओम प्रकाश राजभर जी। इनका तो क्या ही कहना। अपने परिवार के सबको सांसद बनाने के लिए इतने बेताब, इतने परेशान कि किसी हद तक जाएंगे। संयोग से मेरा खुद का लोकसभा क्षेत्र जो जहां से मैं आता हूं, घोसी ही है। छड़ी चुनाव चिन्ह पर वहां चुनाव लड़ने चले थे।
दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने किस पर भरोसा जताया? राजीव राय पर, प्रखर वक्ता, बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति, और लोगों ने उनको वोट देकर के चुन लिया। क्या मिला राजभर जी आपको? और उन विधायकों की भी बात करूंगा जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में धोखा दिया था समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को। आज उन सारे विधायकों का क्षेत्र जिन जिन लोकसभा सीटों में आता है, वो सभी लोकसभा सीटें सपा जीत गई है। एक बहुत चौंकाने वाली है, बहुत अच्छी सच्चाई। नगीना से चंद्रशेखर रावण जी जीते हैं, लेकिन वो सुरक्षित सीट है। अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीते हैं, सामान्य सीट है। जनता ने यह प्यार दिया है। अयोध्या सामान्य सीट है और वहां से अवधेश प्रसाद बंपर वोटों से जीत गए हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने के बावजूद भी यह अखिलेश यादव को प्यार मिला है जनता का। तो मुझे बहुत सुकून इस बात का है कि इस बार के चुनाव में जनता बड़े पैमाने पर इस बात को महसूस की है कि कौन नेता जो कह रहा है वही कर रहा है और कौन कह कुछ रहा है कर कुछ रहा है। मायावती जी से एक गुजारिश है, आपकी जिम्मेदारी आपके कार्यकर्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी आप में विश्वास करने वाले लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की, आप मुख्यमंत्री रही हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और आपके ऐसे वचन आ रहे हैं कि मुसलमानों को हम टिकट दिए, मुसलमान वोट नहीं दिए। प्रदेश को छोड़िए, जनता को छोड़िए, कैडर को छोड़िए, स्वयं अपने लिए ऐसे बयान बंद करिए। ये बयान हम जैसे संविधान प्रेमी नहीं स्वीकार करेंगे। ये बयान संविधान के विरुद्ध है। संविधान ये कभी नहीं कहता कि मुसलमानों को टिकट दे दिए जाने पर वहां के सारे मुसलमान वोट दे दें और दूसरे लोग वोट नहीं चाहिए आपको। यह लाइन बहुत गलत है। और आपने तो कहा था संविधान को खतरा ही नहीं है, जबकि अयोध्या से भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बदलाव की तैयारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से संविधान लागू नहीं, अगर होता तो वहां चुनाव हो गया होता। और आप कह रहे हैं संविधान को खतरा ही नहीं है। किसानों ने इतने आंदोलन किए बिना खतरे के। लखीमपुर खीरी में कार चढ़ा दी गई किसानों पर बिना संविधान के खतरे के। संविधान केवल किताब भर नहीं है कि इस पन्ने पर जो स्याही से लिखा वही संविधान है। यह पन्ने पर जो लिखा है अगर ये लागू नहीं होगा तो भले पन्ने पर लिखा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लेकिन संविधान खतरे में माना जाएगा। और जिस समय भारत की जनता ये तैयार हो गई थी, मान रही थी, बिलबिला रही थी, पुकार रही थी कि संविधान पर खतरा है, संविधान पर आंच आ गई है। मैं ईवीएम के आंदोलन में 2 बार जंतर मंतर गया, वहां पूरा तालाबंदी थी, कोई 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकता था सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ बोलने पर मनाही के बाद भी संविधान बचा है। बोलने की आजादी देता है संविधान। मायावती जी, जिस समय भारत की जनता कह रही थी संविधान खतरे में है, आपने कहा संविधान को कोई खतरा ही नहीं है, ये कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। आपने हमारे समाज के कुछ गरीब तबके, कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को बरगलाने के लिए लाइन बोली थी, क्योंकि वे बेचारे इतने भोले भाले हैं कि उनके दिमाग में यह है कि संविधान की जो किताब है वो सुरक्षित है, और अगर वो सुरक्षित है तो संविधान सुरक्षित है। अभी उनके तक ये ज्ञान, ये तर्क नहीं पहुंचाया गया है या नहीं पहुंच पाया है कि किताब में सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, लागू करने में हेरा फेरी करके संविधान खत्म किया जा सकता है, जो हो रहा था। आपकी जिम्मेदारी थी मायावती जी, आप बताती लोगों से कि नहीं संविधान में, किताब में तो कम छेड़छाड़ हो रहा है, लेकिन संविधान की बात सरकार नहीं मान रही है। लेकिन आप, क्योंकि संविधान की बात कर देने पर बीजेपी पर सवाल बन रहा था, नरेंद्र मोदी से सवाल बन रहा था,
इसलिए आप बचाव में आ गई। आपने कहा संविधान को कोई खतरा ही नहीं है। मेरे जैसे, हमारे जैसे लोगों पर, जो संविधान के विद्यार्थी हैं, जो संविधान को अपने दिल से लगाकर चलते हैं, आपने सवाल कर दिया कि सुनियोजित साजिश के तहत लोग बरगला रहे हैं कि संविधान को खतरा है। लेकिन जनता ने हमारी बातें सुनी, और हमारी बात जनता क्या सुनेगी? हम तो खुद जनता के एक हिस्से हैं, और जनता होने के नाते हम देख रहे हैं कि संविधान रोज कुचला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में संविधान लागू है कि नहीं है मायावती जी? वहां 5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। क्यों? अगर कहीं चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र है, और अगर लोकतंत्र है तभी तो संविधान है। संविधान जहां है वहां लोकतंत्र है, वहां चुनाव है। तो जहां चुनाव नहीं, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, संविधान नहीं। जिसके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उस पर आवाज न उठाकर आवाज उठाने वालों पर सवाल कर दिया। जनता ये सब देख रही थी। बहुत बड़े पैमाने पर लोग आपसे दुखी हुए हैं। आपको छोड़ नहीं देंगे। वक्त है, आइए, लौटिए और साथ में चलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखिए कि जनता ने यह समझा कि असली नायक कौन है, और इसी नाते 80 में से 37 सीटें, 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी को 37 सीटें दे दिया, 37 सीट दे दिया जनता ने। वो भी तब जबकि ईडी, सीबीआई का डर, कांग्रेस के खाते फ्रीज, कब किस कार्यकर्ता, किस सहयोगी को जेल में डाला जाएगा का भय। तो बड़े सुकून की बात यह है कि नेता हमारे चाहे जो करें, जनता समय पर पहचान गई कि इस समय किस नेता के साथ चलना अच्छा है। और यहीं से एक जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी पर आ जाती है कि आपने कई परीक्षाएं पास कर ली हैं। आप पर बहुत भद्दे भद्दे, गंदे गंदे, फूहड़ नारे गढ़कर इल्जाम लगाए गए। मैं उन्हें नहीं बोल सकता। आपने इन सब चीजों को सहा है। आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। आपसे बड़ी उम्मीद है। बहुत कुछ सहकर इस प्रदेश और देश को आपको आगे लेकर चलना है। और लोगों को जोड़िए, और जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि नफरत बहुत हो गई, बहुत हो गई नफरत। चाहे किसी भी आधार पर हो, नफरत को बंद करके एक साथ मिलजुल करके चलने से ही देश, प्रदेश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।